हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल दादिव्यांशु कौशिक में। आज हम करने जा रहे हैं चेंज इन पीएसआर का पार्ट 4, जिसमें हम आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। जी हाँ, आज हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस वीडियो में करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो जर्नल एंट्री हो, चाहे वो रीवैल्यूएशन अकाउंट हो, मैं इस लेक्चर में आपको कराने वाला हूँ। और इतनी मेरी ये गारंटी है, लेक्चर के एंड तक आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। जय श्री राम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट ये होता क्या है और कब कब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। रीवैल्यूएशन का मतलब सिंपल क्या हो गया, री मतलब दोबारा और वैल्यूएशन मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालना, है ना। तो दोबारा किसी की वैल्यू में चेंज आ रहा है, या तो यहाँ पर चेंज किस वैल्यू में आता है, या तो एसेट्स की वैल्यू में चेंज आएगा या लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज आएगा। ये चेंज आएगा कब और ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा कब, पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब तो हमें समझ में आ गया। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है एसेट लायबिलिटी में चेंज आना, या तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, है ना। या तो एसेट की वैल्यू बढ़ती है या घटती है, उसको रीवैल्यूएशन कह देते हैं। या लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो रही है, लायबिलिटीज की वैल्यू में भी चेंज आ रहा है, लायबिलिटी की वैल्यू कुछ बढ़ रही है कुछ कम हो रही है ना। तो उसको वैल्यू में चेंज आने को कह देते हैं हम रीवैल्यूएशन। हाँ, तो यहाँ पर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट कब कब बनेगा, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट कब कब बनेगा, जब पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हो, मतलब चेंज इन पीएसआर के टाइम, है ना, जो कि अब हम कर रहे हैं, है ना। जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा, जब रीवैल्यूएशन अकाउंट में मतलब जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर एसेट लायबिलिटी में जब चेंज आएगा, ठीक है। रिटायरमेंट के टाइम पर जब रिटायरमेंट होगा किसी भी पार्टनर का, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब भी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा उस टाइम पर भी एसेट और वैल्यू लायबिलिटी में जो भी चेंज आएगा, उसका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो रिटायरिंग पार्टनर को देंगे। और लास्ट कभी कभार डेथ जब पार्टनर की हो जाती है, जब डेथ हो गई किसी पार्टनर की और उस टाइम पर किसी एसेट लायबिलिटी में चेंज आया, तो वहाँ पर भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। तो ये 4 केस हैं, ये 4 चैप्टर ये लाइन्स है तुम्हारे, जहाँ पर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। और ये हर चैप्टर में लगभग बनाना पड़ेगा आपको, तो ये इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है हर चैप्टर में। असल में रीवैल्यूएशन अकाउंट में होता क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में होता क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट सारे हैं उसमें सेम है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट हर चैप्टर में आता ही आता है ना। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है, जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है घटती है, उसे लिखते हैं हम यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट में, है ना। और जब भी लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है घटती है, उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो चीज़ है ये, अब एक चीज़ की बात कर लेते हैं। असल में अकाउंट ही किस टाइप का है, जैसा अकाउंट का फॉर्मेट होता है, बिल्कुल अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल यहाँ पे भी सेम है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पर आती क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर बस एसेट लायबिलिटी में जो चेंज आ रहा है उसको लिखते हैं, है ना। एसेट लायबिलिटी में जो चेंज आ रहा है उसको लिखते हैं। या तो एसेट की वैल्यू बढ़ सकती है, या एसेट्स की वैल्यू क्या हो सकती है, कम हो सकती है। या तो लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ सकती है, या लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो सकती है, कम हो सकती है। या तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या एसेट की वैल्यू कम होगी, या लायबिलिटीज बढ़ेगी या लायबिलिटीज कम होगी। अब इसमें तुम्हें बस ये देखना है कि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारा फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारा फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। अच्छा, एक चीज़ बताओ, हमारे फर्म की एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, मशीन की वैल्यू बढ़ रही है, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही है, इसमें कहीं ना कहीं फर्म का फ़ायदा है। अगर हमारे संपत्ति की वैल्यू बढ़ रही है, अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, तो हमारा क्या होता है, फ़ायदा होता है। और जो भी फ़ायदे होते हैं, है ना, जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट है, जो भी फ़ायदे होते हैं वो किस साइड लिखते हैं हम, वो हम लिखते हैं क्रेडिट साइड। जो भी फ़ायदे होते हैं किस साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। और जो भी नुकसान होते हैं उसे कहाँ पर लिखते हैं, डेबिट साइड। जैसे 11th में हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया होगा, है ना। 11th को छोड़ो, चलो कोई नहीं, यहाँ पर फंडामेंटल में हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया। तो जो भी खर्चे होते हैं, फर्म के जो भी खर्चे होते हैं वो डेबिट साइड लिखते हैं, और फर्म की जो भी कमाई होती है वो क्रेडिट साइड लिखते हैं। फर्म के जो भी खर्चे डेबिट साइड, फर्म की जो भी कमाई वो क्रेडिट साइड। तो एक बार बताओ मुझे, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो कहाँ लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, अगर इंक्रीज हो रही है एसेट्स की वैल्यू, मैं सीधा डायरेक्ट ये लिख देता हूँ,
अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड, है ना। एसेट्स की वैल्यू बढ़ने को कह देते हैं हम यहाँ पर, अगर कोई एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पर कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं फर्म का फायदा हुआ। और कितनी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, जितने से वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है। मान लो फर्नीचर 90,000 के थे, अब 1 लाख के हो गए, तो कितने से वैल्यू बढ़ी, फर्नीचर की 10,000 से वैल्यू बढ़ी, तो जितना चेंज आ रहा है उतना अमाउंट लिखते हैं यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई। और अगर एसेट की वैल्यू कम होती है, अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है, मान लो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू 1.5 लाख थी, अब 1 लाख रह गई, और अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो हमारा नुकसान है, और नुकसान हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड। अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो हम डेबिट साइड लिखते हैं, है ना। ये बात समझ में आ गई। ऐसे लाइबिलिटी, तुम्हें बस ये देखना है हमारा फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, हमारे ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, तो कर्जा अगर हमारे ऊपर बढ़ेगा तो हमारा फायदा है, उसमें नुकसान है, हमारा नुकसान है। हमारे ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो हमारा नुकसान है कहीं ना कहीं, और नुकसान सारे कहाँ लिखते हैं, जो भी एक्सपेंस होते हैं, लॉसेस होते हैं, वो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड। तो लाइबिलिटीज अगर बढ़ रही है तो हम कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट साइड। और लाइबिलिटीज अगर कम हो रही है, लाइबिलिटीज कम होने का मतलब पहले क्रेडिटर हमारे 90,000 के थे, अब क्रेडिटर 80,000 के रह गए। 90 के क्रेडिटर थे, अब 80,000 के रह गए, तो यहाँ पर क्या है, 10,000 के क्रेडिटर कम हो रहे हैं, क्रेडिटर कम हो रहे हैं, लाइबिलिटी हमारे ऊपर से कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये फायदा होता है। लाइबिलिटीज अगर कम होती है तो इसको क्या कह देते हैं, फायदा है, उसे क्रेडिट साइड लिखेंगे, है ना। ये चीज़ समझ में आ गई। एक बार देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को, जैसे लिखा ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है, फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है, वही डेबिट क्रेडिट या पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, जो भी फायदे होते हैं एसेट लाइबिलिटी में चेंज आने से, है ना। फायदे क्या हो सकते हैं, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है अगर, फायदा है। लाइबिलिटी की वैल्यू अगर कम हो रही है, फायदा है। तो ये सब क्या है, ये सब इसके क्रेडिट साइड आते हैं। जो भी नुकसान होते हैं वो डेबिट साइड आते हैं। जैसे क्या लिखा है, सबसे पहले इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है, एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आएगा तो क्या होगा, एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज आएगा तो ये क्रेडिट होगा, फायदा है फर्म का, है ना। एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है। दूसरा, लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। हमारे ऊपर से कर्जा कम हो रहा है, कर्जा कम हो रहा है तो ये भी क्या होगा, लाइबिलिटी अगर कम हो रही है ये भी हमारा फायदा है, ठीक है। तीसरा, अनरिकॉर्डेड एसेट। अब ये क्या चीज़ है, अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब होता है ऐसी एसेट जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा बैलेंस शीट में, पिछले बैलेंस शीट में हमने उसे रिकॉर्ड नहीं कर रखा, लेकिन वो भी हमारी एसेट है ना, उसको हम भूले बैठे थे, है ना। मान लो कोई डेटर हमारा ऐसा था, कोई डेटर हमने किसी को उधार दिया था और उसको भूल गए हम, ठीक, और वो बाद में पता चला कि अरे हाँ इसको भी उधार दे रखा है, ये अनरिकॉर्डेड एसेट है हमारी। अनरिकॉर्डेड का मतलब सिंपल, ऐसी एसेट जिसको हम भूल चुके हैं, है ना, जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं करा पिछली बैलेंस शीट में, लेकिन अब हमें याद आ गया कि अरे ये भी हमारी एसेट है ना, तो ये हमारा कहीं ना कहीं फायदा होता है। तो ऐसी एसेट सिंपली ऐसी एसेट जहाँ पर हमने क्या कर रखा है, हम उस एसेट को भूल चुके थे एक तरह से कि ये भी हमारी एसेट है, लेकिन अब हमें याद आ गया कि अरे यहाँ पर ये भी हमारी एसेट है, यहाँ पर अनरिकॉर्डेड एसेट्स को भी हम क्या करेंगे, अब की बार रिकॉर्ड करेंगे। सिंपली ये भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एसेट बढ़ रही है। एसेट कैसे बढ़ रही है, पहले हमने किसी एसेट को रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, अब रिकॉर्ड करेंगे। हम 50,000 के डेटर को भूल चुके थे कि अरे ये भी हमारे डेटर है, लेकिन अब याद आया कि हमें डेटर को भी रिकॉर्ड करना है ना। पहले वो एसेट नहीं थी, अब है, एसेट्स की वैल्यू एक तरह से बढ़ी रही है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट फायदा है हमारा, ये क्रेडिट साइड लिख देंगे। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ दिक्कत है ही नहीं, है ना। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा है, क्रेडिट साइड। लाइबिलिटीज की वैल्यू कम होगी तो भी फायदा है, क्रेडिट साइड। और एसेट्स की वैल्यू यहाँ पर वही अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट है तो क्या होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट है तो भी वो वैल्यू बढ़ेगी, ये फायदा हो गया। नुकसान किस किस केस में हो सकता है, इसका जस्ट उल्टा, है ना। अगर एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज आ जाए, अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाए, अगर वैल्यू एसेट की कम हो जाए, 50,000 की बिल्डिंग थी या 20,000 की रह गई, तो अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो डेबिट हो जाएगा, ये नुकसान है। एसेट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो डेबिट हो जाएगा। उधर वैल्यू अगर लाइबिलिटीज की बढ़ रही है, अगर फर्म के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर फर्म के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है, लाइबिलिटी, ये नुकसान है। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मतलब सेम बिल्कुल, ऐसी लाइबिलिटी जिसके बारे में हमें पता नहीं था, जिसको हम भूल चुके थे, है ना, वो तो अब पता चला कि अरे इसकी भी पेमेंट करनी है हमें। ऐसी लाइबिलिटी जिसको हम भूले बैठे थे, है ना, जिसको हमने पिछले बैलेंस शीट में रिकॉर्ड भी नहीं कर रखा था, लेकिन अब आके हमें ये पता चला कि ये भी हमारी लाइबिलिटी है, इसकी भी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो ऐसी लाइबिलिटी जो पहले पता नहीं था, अब पता है ना। पहले तो लाइबिलिटी थी नहीं, अब लाइबिलिटी है, तो इसके बढ़ने से भी क्या होगा, रिवैल्यूएशन का ये हमारा नुकसान ही है, क्योंकि लाइबिलिटी एक तरह से बढ़ी रही है। समझ में आ गया, सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो नुकसान है हमारा,
लाइब्रेरी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो भी नुकसान है, अनरिकॉर्डेड लाइब्रेरी है तो भी वो नुकसान है। ये बात समझ में आ गई। अभी और ज़्यादा क्वेश्चन जब करेंगे ना क्लियर, जब जाके समझ में आएगा, है ना, जब हम क्वेश्चन करेंगे जब जाके बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, देखो इधर सारे नुकसान आ जाते हैं एसेट लाइबिलिटी से रिलेटेड, और इधर सारे फायदे आ जाते हैं एसेट लाइबिलिटी से रिलेटेड। मान लो ये फायदे वाली साइड ज़्यादा है, फायदे वाली साइड ज़्यादा है, खर्चे वाली साइड कम है। मान लो 20 लाख का फायदा हुआ, 10 लाख का नुकसान हुआ, तो जो यहाँ बचेगा अमाउंट, उसको कह देंगे प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन या गेन ऑन रिवोल्यूशन। ये पार्टनर्स में बढ़ जाता है ना, ये आगे पता चलेगा, ये पार्टनर्स में बढ़ जाता है ओल्ड रेशियो में। अगर मान लो खर्चे ज़्यादा है और फायदे कम है, तो इधर अमाउंट बचेगा वो लॉस है, लॉस ऑन रिवोल्यूशन, ये भी पार्टनर्स में बढ़ जाता है डेबिट साइड। ये बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है, इधर आ जाता है गेन ऑन रिवोल्यूशन, इधर आ जाता है लॉस ऑन रिवोल्यूशन। ठीक, तो ये अकाउंट तो हमें रिवोल्यूशन अकाउंट समझ में आ गया। अब इसकी कुछ जनरल एंट्री भी समझ लेते हैं साथ ही साथ। अगर मान लो एसेट्स लाइब्रेरी में जब चेंज आएगा तो उस केस में जनरल एंट्री क्या होगी, एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लो हमें दिख रहा है कि फर्म का यहाँ पे लॉस हुआ है, मान लो कोई एसेट्स की वैल्यू हमारी कम हो गई, अगर कोई एसेट्स की वैल्यू हमारी कम हो गई तो यहाँ पर फर्म का लॉस हुआ है। अगर फर्म का लॉस होता है तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट होता है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ द वैल्यू ऑफ एनी एसेट डिक्रीजेज, इफ द वैल्यू ऑफ एनी एसेट डिक्रीजेज, अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ध्यान से सुनना, एसेट की वैल्यू में मतलब एसेट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो यहाँ पर सिंपल क्या करना पड़ेगा। मान लो जमीन है हमारे पास, जमीन मान लो 10 लाख रुपए की है, 10 लाख रुपए की है वो, लेकिन आज की डेट में उसकी वैल्यू मान लो उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, 9 लाख हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गई, एसेट की वैल्यू कम होने में क्या होता है, फर्म का नुकसान हो रहा है एक तरह से। एसेट की वैल्यू कम हो रही है अगर, तो फर्म का क्या हो रहा है, नुकसान। तो फर्म का जब भी नुकसान होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये मान लेना ध्यान से हमेशा, है ना। जब भी फर्म का नुकसान होगा तो एंट्री में क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के नाम से, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। नुकसान है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। नुकसान है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है, और 11th में हमने ये भी सीखा था, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, तो क्या होता है, डेबिट होता है, और अगर एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये बात है ना। तो एक चीज बताओ, वैल्यू अगर एसेट की कम हो रही है, तो क्या होगा, पहली बात तो वैल्यू अगर एसेट की कम होगी, नुकसान है फर्म का, और नुकसान को किस नाम से लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लिख देंगे, है ना। ये बात समझ में आ गई। और किस चीज की वैल्यू कम हो रही है, नुकसान ही किसकी वजह से हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, जिस एसेट की वैल्यू कम हो रही होगी उसका नाम लिख देंगे। ये बात समझ में आ गई। दोबारा बता रहा हूँ, एसेट्स की वैल्यू अगर कम होगी, अगर वैल्यू एसेट की कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम होना ये बिजनेस में नुकसान है, और नुकसान को किस नाम से लिखेंगे वहां पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट के नाम से, है ना। क्योंकि सारे नुकसान किस साइड आ रहे हैं, सारे नुकसान रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आ रहे हैं, और सारे फायदा रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आ रहे हैं। तो जो भी फायदा होगा उस केस में रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड लिखेंगे, और जो भी नुकसान होगा उस केस में रिवैल्यूएशन डेबिट साइड लिखेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरा, इफ द वैल्यू of any liability increases, अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ध्यान से सुनना इधर, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, ये भी नुकसान है। कर्जा हमारे ऊपर बढ़ रहा है, कर्जा अगर हमारे ऊपर बढ़ेगा तो ये भी नुकसान है, और नुकसान के केस में मैंने अभी बताया रिवैल्यूएशन डेबिट होता है ना। और ये भी पता होना चाहिए, तुम्हें इतनी नॉलेज ये भी होनी चाहिए कि लाइबिलिटी अगर बढ़ती है, लाइबिलिटीज अगर बढ़ती है तो क्या होता है, लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो डेबिट होता है, और लाइबिलिटी अगर कम होती है, लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, और लाइबिलिटीज अगर कम होती है तो डेबिट होता है ना। एसेट का जस्ट उल्टा है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट। तो यहाँ पर लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी हमारे ऊपर से इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, नुकसान है। कर्जा हमारे ऊपर बढ़ रहा है तो नुकसान है, और नुकसान को किस नाम से लिखते हैं, फर्म का जो नुकसान हो गया ये, तो ये क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट के नाम से लिखेंगे, टू। और लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड, तो टू लाइबिलिटीज अकाउंट, जो भी लाइबिलिटी बढ़ रही है जिस नाम से उसका नाम आ जाए। समझ की बात, ये बहुत आसान है। अब थर्ड देख लेते हैं जल्दी से, इफ द वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स increases,
अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, इफ द वैल्यू ऑफ एनी एसेट इंक्रीजेस, अगर किसी भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, कोई भी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है ना, फायदा है इसमें, एसेट की वैल्यू बढ़ना क्या है, फायदा, और फायदे के केस में रिवैल्यूएशन क्या होता है, क्रेडिट होता है। फायदे के केस में रिवैल्यूएशन कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड, एंट्री में रिवैल्यूएशन कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट। समझ में आ गया, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो एसेट की वैल्यू बढ़ती है वो डेबिट लिखते हैं, पता है ये तो हमें, है ना। एसेट बढ़ेगी तो क्या होगा, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, एसेट कम होगी तो क्रेडिट। तो जिस एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उस एसेट का नाम लिख दें एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। जिस एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एसेट अकाउंट डेबिट लिख दिया टू। अब यहाँ पे फायदा हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ने का मतलब फायदा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो फायदा, और तो इस केस में क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि फायदा है हमारा, ठीक है। एक और देख लेते हैं जल्दी से, फोर्थ लिखा है इफ द वैल्यू ऑफ एनी लाइबिलिटी, इफ द वैल्यू ऑफ एनी लाइबिलिटी डिक्रीजेस, अगर किसी भी लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं फायदा हुआ। अगर वैल्यू लाइबिलिटी की डिक्रीज होगी, हमारे ऊपर से कर्जा कम हो रहा है, कर्जा कम होगा तो वैल्यू क्या हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, और लाइबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो लाइबिलिटी क्या हो जाता है, डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। और ये फायदा है कहीं ना कहीं, लाइबिलिटी अगर कम हो रही है हमारे ऊपर से फायदा है, और फायदे को हमेशा किस नाम से लिखते हैं, रिवैल्यूएशन के नाम से। रिवैल्यूएशन हमेशा क्रेडिट होगा फायदे के इसमें, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। ये बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात है, अगर मान लो नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। नुकसान कब कब हो सकता है, या तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है या लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। और फायदा हुआ अगर एसेट की वैल्यू बढ़ना या लाइबिलिटी की वैल्यू कम होना, फायदे के इसमें रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें ये भी आ जाता है कई बार रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है, फिफ्थ पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन गेन कह देता हूँ मैं। जो रिवैल्यूएशन का गेन होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, जो रिवैल्यूएशन का गेन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, पहले अकाउंट देखो, इधर अकाउंट से सीखने को मिल जाएगा। रिवैल्यूएशन का गेन इस साइड आता है, और ये पता बढ़ता किस तरह है, ये बढ़ता है पार्टनर्स के क्रेडिट अकाउंट में जाता है, इसके नीचे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनेगा इस साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड होती है, और इस साइड क्या होती है, डेबिट साइड। तो ये जो प्रॉफिट है, ये किसको मिलेगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा देगा। सिंपल, ये जो प्रॉफिट हुआ ना रिवैल्यूएशन में, तो ये पार्टनर्स को मिलेगा और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। अगर रिवैल्यूएशन गेन को अगर हम बांट रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम प्रॉफिट को बांट रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। और किस पार्टनर में बढ़ जाएगा ये, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। ये प्रॉफिट बढ़ गया। अगर लॉस हुआ तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, लॉस होगा तो इधर लॉस का भी देख लेते हैं जल्दी से। लॉस हुआ अगर यहाँ, तो लॉस किस साइड बटेगा, लॉस बटेगा पार्टनर्स में डेबिट साइड, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर लॉस हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस क्या होगा, इसे नोट भी करते रहना आप साथ साथ, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे टू। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस किस साइड आता है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आता है। ये बात समझ में आ गई, तो यहाँ पर ये हो गया। बाकी चीज़ें क्वेश्चन से समझ में आएंगी, सिंपल सी बात है। अगर पार्टनर्स में प्रॉफिट बढ़ रहा है तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे, पार्टनर में लॉस बढ़ रहा है तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। अब जल्दी से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में लिखा है पास एंट्री इन द फर्म जर्नल, है ना। फर्म की जर्नल बुक में यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। यहाँ पर क्या लिखा है, पहली लाइन लिखी है मशीनरी बी रिड्यूस बाय 16,000। मशीनरी बी रिड्यूस बाय 16,000 का मतलब मशीनरी की वैल्यू कितने से डिक्रीज हो रही है, 16,000 से डिक्रीज हो रही है। मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब नुकसान है, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब नुकसान हो गया यहाँ पर फर्म को। देखो एंट्री हमें जब भी पेपर में आएंगे हमें फॉर्मेट में प्रॉपर करनी होंगी, है ना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन तो मैं सबको ये फॉर्मेट में करना है।
ठीक है नहीं। मशीनरी यहाँ पर क्या हो रही है, मशीनरी की वैल्यू 16,000 से डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो नुकसान है पहली बात फर्म का। ये देखो बस नुकसान है या फायदा है, नुकसान होगा रिवोल्यूशन डेबिट, फायदा होगा रिवोल्यूशन क्रेडिट, सिंपल सी बात ये। तो नुकसान हो गया फर्म का तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू, और मशीनरी की वैल्यू गिर रही है तो टू मशीनरी अकाउंट, एसेट्स की वैल्यू गिरती है तो क्रेडिट हो जाता है। कितने से, 16,000। ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा। आगे भी लिखा है इसमें, बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 40,000। देखो हमने डेप्रिशिएशन पढ़ा था, डेप्रिशिएशन मतलब होता है वैल्यू गिर जाना, ऐसी एप्रिशिएशन मतलब होता है वैल्यू बढ़ जाना। तो बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, एप्रिशिएट मतलब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है 40,000 से। अगर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी, अगर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा है तो हमारा, अगर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या है, फायदा। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या है, ये हमारा फायदा है, और फायदा हमेशा रिवोल्यूशन में क्रेडिट लिखता है ना। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एसेट डेबिट हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर फर्म का क्या है, फायदा है। तो 40,000 आ जाएगा, 40,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, ये फायदा है तो 40,000 ये हो गया, और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पर 40,000 लिख दी। बहुत अच्छा। अब सेकंड पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे लिखा है प्रोविजन क्रिएटेड फॉर द डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स अमाउंटिंग टू 80,000। बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रहे हैं। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब हम अपने डेटर्स पे डाउट कर रहे हैं, है ना। 5% डेटर पे हमें डाउट लग रहा है कि 5% पैसा डूब ना जाए। डाउटफुल डेट का मतलब 5% डेटर पे हमें डाउट लग रहा है कि ये पैसा डूब सकता है, और ये हमें पता है फ्यूचर में जो भी हमें खर्चे या लॉसेस होने वाले दिखते हैं, ऐसा हम खर्चा मान लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स। डेटर कितने के, 80,000। अच्छा 80,000 का 5% कितना हो जाएगा, 10% 8,000, तो 5% कितना हो जाएगा, 4,000। मतलब कितना प्रोविजन बना रहे हैं, 4,000। तो ये प्रोविजन बना रहे हैं जो कि ये पैसा डूब सकता है, हमने मान लिया डूब गया। तो यहाँ पर अब अगर हम ये मान लेंगे कि ये पैसा डूब सकता है, ये डूब चुका है, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, ये नुकसान हो गया फर्म का। ये क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। नुकसान हो गया तो यहाँ पर क्या होता है, रिवैल्यूएशन डेबिट। क्यों हुआ रिवैल्यूएशन डेबिट, मैं बताता हूँ। यहाँ पर जब भी प्रोविजन बन रहा है, प्रोविजन एक तरह से लाइबिलिटी लिखते हैं, प्रोविजन हो या क्लेम हो या कोई रिजर्व हो, यहाँ पर हमेशा तो मैं डेबिट साइड लिखना है। ये लाइबिलिटी है असल में। लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि ये प्रोविजन बना रहे हैं, अभी पैसा असल में डूबा नहीं है, ये ऐसा मान, प्रोविजन वर्ड जब भी आएगा तो यहाँ पर लाइबिलिटी माननी है ना। या ऐसा मान लो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रहे हैं, ये पैसा डूब सकता है, इसलिए ये पैसा डूब सकता है तो नुकसान हो गया एक तरह से। 4,000 का नुकसान क्यों हो गया, क्योंकि ये हमें लग रहा है कि पैसा डूब सकता है। जब भी नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू किस नाम से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना प्रोविजन बना रहे हैं, 4,000। प्रोविजन बना रहे हैं तो नुकसान है फर्म का, नुकसान है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बहुत अच्छा। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम। मैंने भी बताया प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन होता है लाइबिलिटी एक तरह से। जब भी प्रोविजन लिखा आ जाए तो लाइबिलिटी है, क्या है, लाइबिलिटी। अब यहाँ पे लिखा है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम भी इंक्रीज बाय 12,000, मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। वारंटी क्लेम के नाम से कोई प्रोविजन है, कोई लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी क्या हो रही है हमारी, 12,000 से इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो ये भी नुकसान है। बस ये देखो तुम नुकसान है या फायदा है, नुकसान है ना। यहाँ पर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान है, तो नुकसान के केस में रिवैल्यूएशन क्या हो जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है टू। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सॉरी प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम एक तरह से लाइबिलिटी हो गई, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ लिखता है, क्रेडिट साइड लिखते हैं। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम के नाम से यहाँ पर कितना आ जाएगा, वारंटी क्लेम के नाम से 12,000 का प्रोविजन बढ़ रहा है, तो 12,000। ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई ना। नुकसान था ये रिवैल्यूएशन डेबिट, और प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम के नाम से लाइबिलिटी बढ़ रही है 12,000, ये आ गया। अब फोर्थ पॉइंट में हमें क्या लिखा है, फोर्थ पॉइंट में लिखा है फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी है, 50,000। बुक वैल्यू का मतलब फर्नीचर बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 50,000, एंड इज टू बी रिड्यूस बाय 40%। अब बाय मतलब होता है इतने परसेंट से वैल्यू गिर रही है, इसका 40% निकालेंगे, इतने परसेंट से वैल्यू गिर रही है। यहाँ पर ये बोला है। एक होता है टू वाला भी अभी देखेंगे। फर्नीचर की बुक वैल्यू 50,000 है, ठीक है, बुक वैल्यू कितनी है फर्नीचर की, 50,000, उसका 40% से वैल्यू गिर रही है, 40% निकालो इसका, 40% हो जाएगा 20,000, 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आ गया, मतलब 20,000 से वैल्यू गिर रही है। यहाँ पर फर्नीचर की कितने से वैल्यू गिर रही है, 20,000 से। पहले ये बताओ फायदा है नुकसान है, नुकसान है ना। क्यों, वैल्यू गिरना, एसेट की वैल्यू गिरना मतलब ये नुकसान है, और एसेट की वैल्यू गिर रही है तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट,
रीवैल्यूएशन डेबिट हो गया टू, यहाँ पर किसकी वैल्यू गिर रही है, फर्नीचर की, टू फर्नीचर अकाउंट। वैल्यू अगर गिरती है एसेट की तो उसे क्रेडिट साइड लिख देते हैं। कितने से वैल्यू कम हो रही है, 20,000 से, तो 20,000 20,000 20,000 20,000। ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर टू लिखा है, फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है, टू लिखा है, एक बार इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हमें क्या लिखा है, फिफ्थ पॉइंट में लिखा है फर्नीचर की बुक वैल्यू 50,000 है। फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी है, 50,000, मतलब फर्नीचर 50,000 के है। लिखा है इट इज टू बी रिड्यूस टू 40%, इसकी वैल्यू इतने तक गिर गई है, टू मतलब होता है तक, 40% तक गिर गई। देखो एक चीज बताओ मुझे, कुछ भी चीज 100% होती है और ये गिरते 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 कितने परसेंट तक आ गई है, 40% तक आ गई है, तो कितने से गिरी होगी, 60% से। इतना मैं तो आता होगा तुम्हें, 100% वैल्यू है किसी भी चीज की और ये रिड्यूस टू 40% का मतलब इतने तक गिर गई है, इतने तक वैल्यू गिर गई है, तो कितने से गिरी होगी, 60% से। तो सिंपल ये बता रखा है 60% से वैल्यू गिरी है, तो 60% इसका निकाल लेना, मतलब 30,000 से वैल्यू गिरी है। वैल्यू गिरी है तो एंट्री तो सेम होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट 30,000 और 30,000। टू और बाय का बड़ा ध्यान रखना है हमें, टू और बाय का अंतर मैं तुम्हें एक बार समझा भी देता हूँ बड़े आसानी से। देखो उधर मान लो यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट है, एक इन्वेस्टमेंट है 1,00,000 रुपए की, और यहाँ पर एक जगह लिखा है रिड्यूस बाय 10,000। रिड्यूस बाय 10,000 का मतलब 10,000 से वैल्यू गिरी है, सिंपल, मतलब 10,000 से वैल्यू गिरने का मतलब 90,000 रह गई, ठीक है। और एक जगह लिखा रिड्यूस टू 10,000, रिड्यूस टू का मतलब जो वैल्यू है ना इन्वेस्टमेंट की वो कितने गिरते गिरते कितने तक आ चुकी है, 10,000 तक आ चुकी है। जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितने तक आ चुकी है, गिरते गिरते 1,00,000 की वैल्यू है 10,000 तक आ चुकी है। 1,00,000 वाली जो वैल्यू है, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,00,000 की थी और वो कितने तक रह गई है, बस 10,000 तक रह गई, मतलब कितने से गिरी, 90,000 से गिरी है। दोनों में अंतर है बिल्कुल। यहाँ पर 10,000 से गिरी है डायरेक्ट, यहाँ पर 10,000 तक गिर गई, मतलब 90,000 से गिरी हुई। ये बात समझ में आ गई, ठीक है नहीं, ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। तो एक बार आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में लिखा है पास द एंट्री इन द फर्म जर्नल बुक, तो एंट्री पास करनी है। इसमें भी लिखा है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ 20,000 आर टू बी अकाउंटेड, मतलब कोई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है जो हमने पहले रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, अब रिकॉर्ड करें। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या होती है, एसेट। पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी ऐसा मानेंगे, और अब कोई इन्वेस्टमेंट आ गई है 20,000 की, ये हमारा फायदा है एक तरह से, है ना। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मतलब पहले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी हमारी, अब इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, 20,000, तो ये हमारा क्या हो गया, फायदा हो गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो ये हमारा क्या हो चुका है, फायदा। और हमेशा जब भी फायदा होता है तो रीवैल्यूएशन में क्या लिखते हैं, रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड लिखते हैं, है ना। और किसकी वैल्यू बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो इन्वेस्टमेंट एसेट है और एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट होता है ना। इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ी तो डेबिट हुआ, और फायदा है तो रिवोल्यूशन क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। 20,000। ये बात समझ में आ गई। आगे सेकंड, इसका सेकंड लिखा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है टूवर्ड सप्लायर और 5,000 इज टू बी अकाउंटेड। कोई लाइबिलिटी है अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड का मतलब समझ में आ गया, पहले कोई लाइबिलिटी नहीं थी अब है लाइबिलिटी। किसके अगेंस्ट, सप्लायर से अगेंस्ट, है ना। सप्लायर के अगेंस्ट 5,000 की लाइबिलिटी है, ये हमारा नुकसान है। लाइबिलिटी जो पहले नहीं थी अब है, वो हमारे लिए क्या हो गया, नुकसान। और नुकसान हमेशा रिवोल्यूशन में क्रेडिट होता है, सॉरी डेबिट होता है। रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और लाइबिलिटी कौन सी बढ़ रही है, किसके अगेंस्ट, सप्लायर के अगेंस्ट। तो सप्लायर हमारे एक तरह से बढ़ रहे हैं, सप्लायर लाइबिलिटी है, कितने की लाइबिलिटी है, 5,000। ये बात समझ में आ गई। आगे आगे सिंपली हमें क्या दिया है, थर्ड, एन आइटम ऑफ 1,600 इंक्लूडेड इन द सन्ड्री क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड शुड इट बी रिटर्न बैक। सिंपल सी बात है, एक सन्ड्री क्रेडिटर में 1,600 रुपए के आइटम है। सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं छोटे मोटे जितने भी क्रेडिटर हैं, सबको मिलाकर हम सन्ड्री क्रेडिटर कह देते हैं। अब सन्ड्री क्रेडिटर में जो 1,600 रुपए इंक्लूड है, अब क्या लिखा है, इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम का मतलब अब उन्हें वो पैसे नहीं चाहिए, मतलब 1,600 रुपए का जो हमारा ये जो अमाउंट था ना हमारे लिए लाइबिलिटी थी, अब वो लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं कर रही, क्योंकि क्या करा है, हैंस इट शुड बी रिटर्न बैक, मतलब वो लाइबिलिटी वापस ली जा रही है। वो क्रेडिटर कह रहे हैं कि नहीं 1,600 रुपए जो ये है इसे मत देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब हमारे लिए लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। लाइबिलिटी मतलब हमारे ऊपर से कम हो रही है, तो सिंपली क्या है, लाइबिलिटी कम होने का मतलब क्या हो गया, फायदा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और हमारे क्या कम हो रहा है,
हमारे क्या कम हो रहे हैं, क्रेडिटर कम हो रहे हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर हमारे जो लाइबिलिटी थी ना 1600 वाली, तो वो क्या हो गई, कम हो गई। तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 1600, ये लाइबिलिटी हमारी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। ये बात समझ में आ गई है ना, ये बात समझ में आ गई। आ जाता है अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है भाव्या एंड साक्षी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। लिखा है बैलेंस शीट हमें ये दे रखी है। आगे लिखा है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं 1:1 में, है ना। पॉइंट हमें क्या दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है 20,000, गुडविल की फर्म की वैल्यू कितनी है 24,000, एंड जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। जनरल रिजर्व को हमें पार्टनर्स में यहाँ पर नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या है, पहले तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट देखना पहले कितनी थी, ध्यान देना है इधर। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले कितनी थी 30,000, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 20,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले 30 थी, अब कितनी है 20। 10,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे, यहाँ पर पहली एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्योंकि रीवैल्यूएशन डेबिट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर नुकसान हो गया एक तरीके से। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले 30 थी, अब कितनी है 20। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से कम हो रही है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना 10,000 10,000 10,000 10,000। ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा। आगे लिखा है गुडविल जो है ये 24,000। ये गुडविल कौन सी वाली है, याद है हमने गुडविल की ट्रीटमेंट पढ़ी थी, ये गुडविल फर्म की गुडविल है। अब जब भी ओल्ड रेशियो दिया है हमें, न्यू रेशियो दिया है, तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। और गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और इधर जनरल रिजर्व भी सेम, जनरल रिजर्व को भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें पार्टनर्स में। जनरली जनरल रिजर्व, ये भी हमने अगले लेक्चर में, ये भी हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था। यहाँ पर जनरल रिजर्व को क्या करता है, जनरल रिजर्व अगर आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा पार्टनर्स में, उसको भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में या गेनिंग रेशियो में बांट देते हैं। सेम एंट्री होती है गुडविल की तरह, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो इसका पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पर बोला है भाव्या एंड साक्षी जो पार्टनर है, पहले रेशियो था 3:2, और भाव्या और साक्षी जो पार्टनर है अब रेशियो है 1:1। तो 1/2 1/2, पहले 3/5 2/5 था। ये ओल्ड रेशियो था, ये न्यू रेशियो था, है ना। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सिंपल सी बात है, भाव्या और साक्षी का कितना कितना आएगा, ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, इसका है 2/5, माइनस कर देना 1/2 1/2। तो ये 5/5 और 10, ये 10 आ गया, 5 2 3 2 6 2 5 ये 1/10 आ गया। और यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया 4 - 5, ये आ गया -1/10। माइनस में आने का मतलब ये गेन कर रहा है पार्टनर। कौन गेन कर रहा है, साक्षी गेन कर रही है और ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुडविल क्या हो जाएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बढ़ जाएगी 1/10। गुडविल कितना है बताओ जल्दी, गुडविल कितनी है 24,000, गुडविल कितनी है 24,000, गुडविल 24,000 है। 24,000 का 1/10 मतलब 2400, 2400 ही गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बढ़ जाएगी। गेनिंग कौन है, एक काम करते हैं दोनों को ही बांट देते हैं सीधा। गुडविल 24,000 हो गई, ठीक है, गुडविल 24,000 हो गई, 24,000 का 1/10 2400। और जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व है 23,400। 23,400 का भी 1/10 निकालें, क्योंकि जनरल रिजर्व भी क्या है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बढ़ेगा। जितना कोई पार्टनर गेन कर रहा है उतना हमें जनरल रिजर्व देना है। तो 1/10 इसका क्या होगा 2340। तो सेम मिलाकर एंट्री कर देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4,740। 4,740 मिलाकर ये जनरल रिजर्व और गुडविल की एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस में। गेनिंग कौन है, गेनिंग कौन है, साक्षी। और भाव्या क्या है, भाव्या क्या कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग हो जाती है। साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट, साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि ये वो गेन कर रही है। और भाव्यास कैपिटल अकाउंट, भाव्यास कैपिटल अकाउंट कितना कितना 2400। तो गुडविल 2400 कैसे आया, 24,000 पूरे फर्म की गुडविल है। ये कितना गेन कर रहे हैं 1/10। और ये जनरल रिजर्व आगे डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में हो नहीं रहा, तो यहाँ पर ये गेनिंग टू सेक्रीफाइस में बढ़ जाएगा। ये भी बिल्कुल गुडविल की तरह ट्रीटमेंट होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इसका 1/10 निकाला 2340, ये जनरल रिजर्व है। तो इन दोनों को मिलाकर आ गया 4,740। 4,740 ये लेके आएगी और 4,740 इसको मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। जल्दी से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या लिखा है, अगले क्वेश्चन में लिखा है इसकी हमें जनरल एंट्री पास करनी है, रिवैल्यूएशन वाली, ठीक है। जल्दी जल्दी ये पास कर लेते हैं अपना। लिखा है ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% वाज टू बी मेड ऑन द सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर पे हम प्रोविजन बना रहे हैं 50,000 का। सन्ड्री डेटर्स पे हम प्रोविजन बना रहे हैं। हमें मान लो डाउट लग रहा है 10% डेटर पे, हमें क्या लग रहा है, डाउट लग रहा है कि ये पैसा हमारा देंगे या नहीं देंगे, है ना। तो 10% कितना होगा डेटर का 5,000। 5,000 पैसा हमारा डूबना, हमें डाउट लग रहा है कि डूब सकता है, तो ये नुकसान हो जाएगा। ये क्या है, फर्म का नुकसान हो गया।
तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के नाम से लिख देंगे इधर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। नुकसान क्यों है? क्योंकि प्रोविजन बना रहे हैं कि 10% पैसा डूब सकता है ना, और वो 10% कितना हो जाएगा? 5,000 5,000। ठीक है, ये एंट्री हो गई, सिंपल, अभी करी भी थी ये पिछले कुछ क्वेश्चन में। आगे लिखा है क्रेडिटर व रिटर्न बैक बाय 5,000। रिटर्न बैक का मतलब क्रेडिटर ने क्या करा, 5,000 रुपए की जो लाइबिलिटी थी वापस ले ली। क्रेडिटर कौन है? हमारे जिनसे हमने उधार ले रखा है। अब उन्होंने क्या करा, हमारे 5,000 लाइबिलिटी को कम कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ये जो 5,000 की लाइबिलिटी है वो मत देना, मतलब हमारे ऊपर से सिंपली कर्जा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्रेडिटर हमें कह रहे हैं कि 5,000 रुपये अब मत देना, तो 5,000 रुपये का ये फ़ायदा हो गया ना कहीं ना कहीं। क्रेडिटर हमारे 5,000 से कम हो रहे हैं। रिटर्न बैक का मतलब उन्होंने अपनी लाइबिलिटी वापस ले ली, तो क्रेडिटर कम होंगे, लाइबिलिटी कम होगी, तो सेंट्री क्रेडिटर डेबिट लिख देना। लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट साइड लिख देता है, और ये फायदा है इसलिए रिवॉल्यूशन क्या लिख दिया, क्रेडिट लिख दिया। 5,000 5,000। अगला क्या है? अगला है बिल्डिंग वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग की वैल्यू 20% से बढ़ रही है, इसका 20% 40,000 हो जाएगा। 20% से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, ये भी फायदा है। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और फायदा हमेशा रिवॉल्यूशन में क्रेडिट होता है, रिवॉल्यूशन अकाउंट, रिवॉल्यूशन अकाउंट। कितना? 40,000 40,000, ये बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है। ये बात समझ में आ गई हमें। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है कोई 15,000 की। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का मतलब सिंपल क्या होता है, पहले इन्वेस्टमेंट नहीं थी, अब इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, फायदा है ये भी, पहले इन्वेस्टमेंट नहीं थी अब है, टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। कितना? 15,000। ये बात समझ में आ गई। आगे 5 वाले में लिखा है प्रोविजन बना रहे हैं 2,000 का फॉर द आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। मैंने अभी बताया था प्रोविजन हो चाहे क्लेम हो, ये लाइबिलिटी होती है, मतलब लाइबिलिटी एक तरह से क्रिएट हो रही है 2,000 की, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक तरह से नुकसान हो गया। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट। नुकसान क्यों है? क्योंकि हम लाइबिलिटी बना रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं। प्रोविजन किससे रिलेटेड बना रहे हैं? जिससे रिलेटेड बना रहे हैं उसका नाम लिख देंगे, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, ऐसा करके लिख देंगे। कितने का प्रोविजन बना रहे हैं? 2,000 2,000। ठीक है, आगे एक पॉइंट हमारा और है, क्या है? लिखा है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टूवर्ड सप्लायर। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है टूवर्ड सप्लायर, मतलब एक लाइबिलिटी जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी पहले, अब है वो लाइबिलिटी हमारे ऊपर बढ़ रही है, ये भी हमारा क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो नुकसान के केस में रिवॉल्यूशन क्या हो जाता है, डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू, कौन सी लाइबिलिटी है, अगेंस्ट सप्लायर है, तो सप्लायर हमारे लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो सप्लायर के नाम से लिख देंगे। कितनी वैल्यू है? 3,000 3,000 से लाइबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान हो गया। ये समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, सिंपल हमें ये देखना है, अगर नुकसान है तो रिवॉल्यूशन डेबिट, अगर फायदा है तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, और इसमें हमें क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जल्दी से, है ना। अगले इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पर अमाउंट, इधर क्रेडिट, इधर डेबिट, इधर रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से लिख देंगे। यहाँ पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और इधर अमाउंट। अब जल्दी जल्दी देखते हैं पॉइंट वाइज। यहाँ पर देखो नीचे के पॉइंट से मतलब है, ये बैलेंस शीट दे रखी है, लिखा अमित और अनिल पार्टनर है 2:1 के, ठीक है। और आगे मतलब मशीन की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, 2 लिखा है, 2 मतलब इतने तक वैल्यू बढ़ गई। अच्छा पहले कितनी वैल्यू थी, पहले कितनी वैल्यू थी, 1,00,000। मशीनरी की वैल्यू बैलेंस शीट में देखनी है पहले कि पहले कितनी वैल्यू थी, 1,00,000, और अब कितनी वैल्यू है, 1,20,000। कितने से वैल्यू बढ़ गई है, वैल्यू बढ़ गई है कितने रुपए से, 20,000 रुपये से वैल्यू बढ़ गई। फायदा है, फायदा है तो किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। फायदा हमेशा क्रेडिट साइड लिखते हैं, है ना, बाय मशीनरी के नाम से। मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है, 20,000 रुपये का फायदा हो गया, वो लिख दिया हमने। मशीनरी की वैल्यू बढ़ जाना ये फायदा है। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग की वैल्यू 10% से बढ़ रही है। बिल्डिंग कितने, बिल्डिंग है 1.5 लाख की, 1.5 लाख का 10% कितना होगा, 15,000। 15,000 से बिल्डिंग की भी वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा, ये भी फायदा है। और जितने भी फायदे होते हैं वो क्रेडिट साइड लिख देते हैं। 15,000 से बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, और ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया।
लिखा है, बड़े ध्यान से समझना, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यू बाय 4000। स्टॉक इज फाउंड मतलब स्टॉक हमने देखा ओवर वैल्यू है 4000 से। ओवर वैल्यू का मतलब हमने जो ये वैल्यू दिखा रखी है ना स्टॉक की, वो 4000 से ज़्यादा दिखा रखी है वैल्यू। स्टॉक इज फाउंड, स्टॉक हमने देखा तो लगा हमें कि 4000 वैल्यू ज़्यादा दिखा रखी है। तो ज़्यादा क्यों दिखा रखी है, इसको कम करना पड़ेगा। स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी लिखा हो कि एसेट की वैल्यू ओवर वैल्यू दिखा रखी है, जितने से ज़्यादा दिखा रखी है उतना कम करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली बोला है स्टॉक क्या हो रहे हैं हमारे, कम हो रहे हैं 4000 से। कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने वैल्यू ज़्यादा दिखा रखी है, इसमें कम करना पड़ेगा, एक्चुअल वैल्यू दिखानी पड़ेगी। स्टॉक की वैल्यू 4000 से कम हो रही है, ये हमारा नुकसान हो गया, क्योंकि स्टॉक हमारे लिए क्या है, एसेट, और स्टॉक 4000 से कम हो रहे हैं तो ये डेबिट लिख देना। स्टॉक हमारे 4000 से कम हो रहे हैं तो ये डेबिट साइड लिख देंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। अब जल्दी से ये पॉइंट कर लेते हैं। लिखा है जर्नलिज्म विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द एट द ओरिजिनल वैल्यू। जर्नलिज्म कंटिन्यू रखना चाहते हैं हम, ठीक है। जर्नलिज्म को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में एंट्री हो जाएगी। हमें यहाँ जनरल एंट्री करनी नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं हम तो सिंपल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% प्रोविजन बना रहे हैं। डेटर्स कितने हैं, 60,000। 60,000 का 5% कितना होगा, 3,000। 3,000 का प्रोविजन बना रहे हैं। प्रोविजन बनाना ही हमारे लिए नुकसान है। नुकसान क्यों है, हम मान के चल रहे हैं कि इतना पैसा डूब जाएगा, ठीक। 60,000 का 5% कितना, 3,000। 3,000 पैसा डूब सकता है, 3,000 पैसा डूब सकता है, उसको कह देंगे डेटर्स के नाम से, सॉरी प्रोविजन के नाम से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल। प्रोविजन बना रहे हैं हम, यहाँ प्रोविजन बना रहे हैं कि इतना पैसा डूब सकता है, कितना, 3,000। तो ये नुकसान है ना, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिख देंगे, नुकसान है क्योंकि। और क्या लिख सकते हैं, क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1000 रुपए के क्रेडिटर नहीं रिकॉर्ड कर रखे हमने, अब उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ रही है कहीं ना कहीं, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान है। ये भी कहाँ लिख देंगे, ये भी हम डेबिट साइड लिख देंगे। बस सारे पॉइंट ये हमारे खत्म हो गए। रिवैल्यूएशन अकाउंट की टोटलिंग कर लेते हैं जल्दी से। रिवैल्यूएशन अकाउंट की टोटलिंग कर लेते हैं भाई जल्दी से। यहाँ पर इसको टोटल कर लो। कौन सी साइड बड़ी है, ये बड़ी कौन सी साइड है, यहाँ पर बड़ी है ये साइड। 35,000 का फायदा हुआ हमारा, क्रेडिट साइड मतलब 35,000 का फायदा हुआ। और खर्चा कितना हो गया, 8,000 का। 35 में से 8,000 गए तो 27,000 का जो ये बचा है हमारा, ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन आया। ये क्या चीज़ आ गई है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। अब ये गेन पार्टनर्स में बढ़ जाता है। पार्टनर कौन कौन है बताना, पार्टनर है अमित और अनिल। पुरानी रेशियो है 2:1। अमित और अनिल 2:1 में ये बढ़ जाएगा, है ना। ये 35,000 टोटल कर लिया, समझ में आ गई बात। 35,000 का फायदा था, 8,000 का नुकसान था, 27,000 का फायदा आया। फायदे को 2/3 और 1/3 में बांट दें तो 2/3 करेंगे, इसका 18,000 और इसका 9,000। ये प्रॉफिट बढ़ गया। सिंपल सी बात समझ में आ गई। सारे खर्चे रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखते हैं और सारे कमाई रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। तो फाइनली आज हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना बिल्कुल अच्छे तरीके से खत्म कर लिया। होप सो आप सभी को समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। आगे के लेक्चर में मैं आपको WCR और IFR की ट्रीटमेंट कराने वाला हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।